हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से डिस्कस करूंगा उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले स्पेशली उत्तराखंड एलटी के एग्जाम के लिए। ये सभी एमसीक्यू आपके एलटी के राइटर और जो आपकी उत्तराखंड की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी की जो ग्रेजुएशन के जो राइटर्स हैं उनको देख के बनाई गई हैं। और आपको भरोसा करना होगा कि ये सभी राइटर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किए गए हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द स्टेट्स Syracuse and Ephesus mentioned which of the following drama, यानी जो आपके सेरेकस और यूफिसस नाम के जो दो स्टेट हैं वो शेक्सपियर के किस ड्रामा से मेंशन किए गए हैं? द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मेजर फॉर मेजर्स या टाइमन ऑफ एथेंस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इसका सही आंसर है। कॉमेडी ऑफ एरर्स वाला अगर आप ड्रामा देखेंगे तो आपको इसमें साइरेक्यूज और यूफिसस नाम के दो स्टेट देखने को मिलेंगे। शेक्सपियर से अकेले ही पिछली बार भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके प्रीवियस ईयर में भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको शेक्सपियर से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिक्लस इज द प्रिंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ग्रीस, एथेंस, थीबस या टायरे। इसका सही आंसर है जो आपका पेरिक्लस नाम का जो प्ले है शेक्सपियर का, वो प्रिंस ऑफ टायरे है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, यानी जो आपकी टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड है वो फर्स्टली किस पत्रिका में पब्लिश हुई थी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, द क्राइटेरियन, द डायल, द रिव्यू और द न्यूयॉर्कर। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी द क्राइटेरियन नाम की जो आपकी पत्रिका थी उसमें सबसे पहले आपका द वेस्टलैंड पब्लिश हुई थी। अब आपने बताना है कि यूएस में, यानी यूएस में जो अमेरिका में द वेस्टलैंड किस पत्रिका में पब्लिश हुई थी। आपको आंसर भी मैंने इसी क्वेश्चन में दिया है। अगर मैं बात करूं टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड की, इनको मैंने आपको बताया था टी.एस. इलियट को ओम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और टी.एस. इलियट का डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1888 से लेकर के 1965 है। कितना है? 1888 से लेकर के 1965। बात करूं टी.एस. इलियट की तो ये 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं। ये बेसिक से क्वेश्चन एलटी में बनते हैं कि कौन सा राइटर कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करता है, ठीक है। और इनको हम लोग इनकी फेमस वर्क द होलो मैन के लिए जानते हैं। द होलो मैन के लिए हम इन्हें जानते हैं। इसके साथ साथ इनको हम लोग 4 क्वार्टेट्स करके भी इनका एक पोइट्री कलेक्शन है। 4 क्वार्टेट्स, ठीक है, 4 क्वार्टेट्स करके भी इनका एक पोइट्री कलेक्शन है, उसके लिए भी हम इनको जानते हैं, ठीक है। और जो आपके एग्जाम में पूछा गया है पहले, वो है आपका मदर इन कैथेड्रल वर्क किसने लिखा था? वो भी किसने लिखा था? आपका टी.एस. इलियट साहब ने लिखा था मदर इन कैथेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ रिगार्डेड एज द वर्चुअल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश नोवेल? ये थोड़ा सा आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये एक जगह का यूसेट एग्जाम में बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। हु इज़ रिगार्डेड एट द वर्चुअल फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश नोवेल? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एमिली डिकिंसन, डैनियल डेफो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या टी.एस. इलियट। इसका सही आंसर होगा डैनियल डेफो। आपने इतना ही इस फैक्ट को याद रखना है, ज़्यादा आपने डैनियल डेफो की डीप में नहीं जाना है। बात अगर मैं करूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो एक अमेरिकन राइटर हैं और 4 बार कौन सा प्राइज़ मिला है इनको? पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है, ठीक है। पुलित्ज़र या बुकर प्राइज़ आप मुझे बताएंगे। 4 बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक प्राइज़ मिला है, पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है या बुकर प्राइज़ मिला है। मैंने आपको याद भी कराया था NCFW करके, NCFW। इन 4 वर्क के लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला है, ठीक है। अब आपने इन 4 वर्क का मैंने आपको कोड बता दिया। अब आपने इन 4 वर्क को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि किन 4 वर्क के लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला था। बात करूं टी.एस. इलियट के बारे में, मैंने अभी आपको बताया है नोबेल प्राइज़ इनको मिला था कब? 1948 में। किसको? टी.एस. इलियट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की ओर मैं बढ़ता हूं, जो कि है आपका एमिली डिकिंसन, जो कि फर्स्ट बुकर प्राइज़ विनर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं, यानी ये पहली महिला हैं जिन्हें बुकर प्राइज़ मिला था इंग्लिश लिटरेचर में, या ये फर्स्ट बुकर प्राइज़ विनर हैं ओवरऑल इंग्लिश लिटरेचर में। ये आपने फैक्ट ध्यान रखना है एमिली डिकिंसन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ नोन एज सेज राइटर? किस राइटर को हम लोग सेज राइटर के नाम से जानते हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिनमें आपका मैथ्यू अर्नोल्ट, थॉमस हार्डी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या नजीम एज़ेकियल दिया है। तो आपने इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी मैथ्यू अर्नोल्ट इसका सही आंसर होगा। मैथ्यू अर्नोल्ट को ही हम लोग सेज राइटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात करूँ मैथ्यू अर्नोल्ट की, तो ये आपको पता है सोराब एंड रुस्तम करके इनकी बहुत फेमस है। किसकी पोएम है? मैथ्यू अर्नोल्ट साहब, जो कि एक बहुत ही फेमस क्रिटिक भी हैं। किसकी बात हो रही है? मैथ्यू अर्नोल्ट की।
जो इनका रिपीटेडली वर्क पूछा जाता है उसको मैंने आपको बहुत बार बताया है, कल्चर एनार्ची करके इनका एक वर्क है, कल्चरल एंड एनार्ची, ठीक है, कल्चर एंड एनार्ची करके इनका वर्क है। इसके साथ साथ थ्राइसिस करके भी इनका वर्क है। और डोवर बीच बहुत ही रिपीटेड पूछी जाने वाली पोएम है, जो कि जिसका अपने पब्लिशिंग ईयर याद रखना है 1867। मैथ्यू नॉल की बात हो रही है और ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, 19th सेंचुरी से। बेसिक सा फैक्ट है एलटी वालों के लिए। अगर मैं बात करूँ अदर ऑप्शन यानी थॉमस हार्डी की, तो थॉमस हार्डी जो कि आपके विक्टोरियन एज के नोवेलिस्ट हैं, इनका एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि ये पेसिमिस्टिक नोवेलिस्ट हैं या आपका ऑप्टिमिस्टिक नोवेलिस्ट हैं। ध्यान रखिएगा, आपके जो थॉमस हार्डी हैं ये आपका पेसिमिस्टिक नोवेलिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक नोवेलिस्ट हैं। और इन्हीं के अपोजिट में अगर मैं आपसे ऑप्टिमिस्टिक नोवेलिस्ट पूछूंगा तो वो होंगे आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब, ठीक है। थॉमस हार्डी की अगर मैं बात करूँ, इन्हें हम लोग द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन एज कहते हैं। इन थॉमस हार्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन एज कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि थॉमस हार्डी इंग्लिश लिटरेचर की कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। ये आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर मैं बात करूँ थॉमस हार्डी की विक्टोरियन एज की, तो विक्टोरियन एज को हम लोग एन एरा ऑफ पीस के नाम से भी जानते हैं, एन एरा ऑफ पीस के नाम से भी जानते हैं। विक्टोरियन एज जो कि जानी जाती है अपने नोवेल्स के जॉनर के लिए बहुत फेमस है विक्टोरियन एज। और इसी को हम लोग नोवेल, ऐसे पीरियोडिकल्स इसी एज में सारे लिखी गई, क्या क्या नोवेल हो गया, ऐसे हो गया, पीरियोडिकल हो गया, उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो विक्टोरियन एज में सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। और विक्टोरियन एज में ही एक फैक्ट है आपका, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन सी एज में पास हुआ था, आपका विक्टोरियन एज में पास हुआ था, जिसका जो डेट जो आपका सन है वो है आपका 1701। ये भी आपका बेसिक से क्वेश्चन बनेगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित हुआ था, 1701 में पारित हुआ था। मैं विक्टोरियन एज को, जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिजाबेथन एज को हम लोग द गोल्डन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत नामों से एलिजाबेथन एज को जाना जाता है। ऐसी जो आपको विक्टोरियन एज है जिससे थॉमस हार्डी बिलोंग करते हैं, उसको हम लोग एन एरा ऑफ पीस तो बोलते ही बोलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इस एज को हम लोग एज ऑफ टॉलरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज ऑफ टॉलरेंस भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग इसको एज ऑफ मॉडरेशन के नाम से भी जानते हैं, किसको, विक्टोरियन एज को। और इसमें कौन सी क्वीन का शासन था, क्वीन एने इस समय शासन में थी, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्वीन एने। बात करूं अगर मैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो ये भी आपके विक्टोरियन एज के राइटर हैं। टेनिसन को आप बहुत ही फेमस वर्क के लिए जाने जाते हैं। मैंने आपको पहले भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं टेनिसन के बारे में, और उन्हीं को आपने रिपीट करना है, वही क्वेश्चन आपके एलटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। टेनिसन की अगर मैं बात करूँ तो टेनिसन के जो मैंने आपको फेमस वर्क बताए थे उनमें एक वर्क था आपका कौन सा, इनोच अर्डन करके मैंने आपको एक वर्क बताया था, इनोच अर्डन, ENOCH, इनोच अर्डन करके इनका एक वर्क बताया था टेनिसन का। इसके साथ साथ जो टेनिसन है इनका एक पोएम नाम का कलेक्शन आता है, उसमें आपकी 3 पोएम्स हैं। एक तो आपकी मारिनर्स करके पोएम है, मारिनर्स। इसके साथ जो इसमें दूसरी पोएम है वो आपका लोटस ईटर, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है लोटस ईटर। इसके साथ तीसरी पोएम जो काफ़ी पूछी जाती है, ओडिसियस, ठीक है, ओडिसियस करके इनकी एक पोएम है, किसकी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने यूलिसिस नाम का एक वर्क लिखा है। अब आप मुझे बताएंगे यूलिसिस प्रोज वर्क लिखा है या यूलिसिस पोएट्री वर्क लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बात करूँ मैं नज़ीम इज़ेकिल की, तो नज़ीम इज़ेकिल आपका क्या है, एक इंडियन जेविश राइटर हैं। जहाँ पे आपका जेविश राइटर आ गया, जेविश टर्म आ गया, वहाँ पे आप समझ जाना कि वो इंडियन राइटर नज़ीम इज़ेकिल की बात कर रहा है। इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से राइटर ऐसे हैं जो कि बॉम्बे की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, तो वो भी आपके कौन से, नज़ीम इज़ेकिल हैं। एक फेमस वर्क इनका लगता है आपकी यूनिवर्सिटी में जो है आपका द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये आप वर्क याद रखेंगे, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। किसकी बात हो रही है, नज़ीम इज़ेकिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामर का क्वेश्चन है, इफ़ आई डैश आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी आपका वर्ब आ जाती है तो वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इफ़ आई वर हिम इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इफ़ आई वर हिम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ नोन एज द किंग्समैन, किंग्समैन के नाम से हम किसे जानते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए, फ्रांसिस बेकन, विलियम शेक्सपियर, जॉन डन और बेन जॉनसन। इसका सही आंसर है किंग्समैन के नाम से हम लोग फ्रांसिस बेकन को, विलियम शेक्सपियर को जानते हैं किंग्समैन के नाम से हम, ठीक है। किंग्समैन के नाम से हम किसे जानते हैं, विलियम शेक्सपियर को जानते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे फ्रांसिस बेकन के लिए भी कुछ ऐसा ही टर्म यूज़ किया जाता है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर दूंगा कि फ्रांसिस बेकन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश एसेस हम किसे कहते हैं और फादर ऑफ इंग्लिश एसेस किसे कहते हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे। फ्रांसिस बेकन की अगर मैं बात करूँ तो फ्रांसिस बेकन जैसा कि आपको पता है जिन्हें कि हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहते हैं, और फादर ऑफ एसेस किसे कहते हैं, मोंटेग्ने को कहते हैं, ठीक है। फ्रांसिस बेकन
जिनका बहुत सारे आपको एसेज देखने को मिलेंगे अपनी यूनिवर्सिटी में, जैसे आपका ऑफ स्टडीज़ हो गया, ऑफ लव हो गया। ऑफ स्टडीज़ से काफ़ी एमसीक्यू आपके बनते हैं और फ्रांसिस बेकन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है आपके एलटी के लिए। फ्रांसिस बेकन का आपको लाइफ स्पैन आपको पता होना चाहिए। जो फ्रांसिस बेकन साहब हैं इनका 1561 से लेकर के कब तक का लाइफ स्पैन है, 1626 तक का लाइफ स्पैन है फ्रांसिस बेकन का। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ऑफ स्टडी हो गया, ऑफ लव हो गया, ये फ्रांसिस बेकन के मेन वर्क हैं। और इन्होंने ऑफ स्टडी के आप लोग कोटेशन आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर कराऊंगा फ्रांसिस बेकन के बारे में। तो अगर मैं बात करूं अपने पेड बैच के साथियों, पहले अपने वीडियो को लाइक करना है छोटा करके। पेड बैच के बारे में मैं आपको बता दूं, पेड बैच आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको ऐसे ही डेली के डेली 10-10 MCQ कराए जाएंगे, विद डिटेल कराए जाएंगे। यानी 10 MCQ का मतलब उसके 4 ऑप्शन यानी 40 क्वेश्चन होंगे, और 40 क्वेश्चन के भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन के 6 या 7 पॉइंट बताऊँगा। जिसका बेसिक भी क्लियर नहीं है उसको भी हम लोग लेते हुए चलेंगे, बेसिक भी आपके क्लियर कराए जाएंगे। यानी 10 गुणा 4 यानी आपके 40 फैक्टर हो गए। अगर आप 40 गुणा 6 करेंगे तो लगभग आपका 240 से 250 फैक्ट आप एक दिन में लिखेंगे। जैसे मैं इसमें आपको कराता हूँ 2-3 फैक्ट, वहाँ पे मैं आपको 6 या 7 फैक्ट में डेली के डेली कराऊंगा, और वो राइटर बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे, और आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे और पूरे रिसर्च बेस्ड और पूरे एक्सपीरियंस बेस्ड रहेंगे। और एमसीक्यू बहुत लेंदी नहीं होंगे, आपके एलटी लेवल तक के ही वो एमसीक्यू होंगे। आपको ध्यान रखना है, एलटी का मतलब होता है केवल आपने क्लास 10 तक या क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो आपका लेवल भी पढ़ने का वही होना चाहिए, ज़्यादा अपने डीप में नहीं जाना है राइटर्स के। इस चीज़ को भी मैं ध्यान रखूँगा। जो बैच की फीस होगी वो होगी आपका 2000 रुपये। ये पूरी बैच की फीस है, एक महीने की फीस नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आपको इसमें मिलेगा क्या, एक तो आपको 50 से 60 मैं आपको ऑडियो लेक्चर दूंगा यूट्यूब के माध्यम से, और आपकी जो फीस है वो आपने 25 तारीख के बाद आपने व्हाट्सअप नंबर है मेरा 7906636856, मैं दोबारा बोल दूँ 7906636856। आप इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मुझे इस पर आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपने जब कॉल करना है तो वो सुबह ऑफिस टाइम यानी 10 बजे के बाद ही आपने कॉल करना है, तभी आपका कॉल रिसीव हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थी मेरे बैच के बारे में जानकारी। और आपने यूट्यूब में अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज रखी जाए तो आपने शेयर करना है वीडियोज़ को। शेयर नहीं मिलेंगे तो मेरा मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना, तो मुझे अपने लिए चीज़ें देखनी है और आपको अपने लिए। ठीक है, सिंपल सी बात, सीधी बात। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन जो है आपका, हु रोट द नोवेल मॉर्ट डी आर्थर। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं आपका कौन कौन से, थॉमस मोरी, थॉमस मैलोरी, विलियम टिंडेल और जॉफ्री चॉसर। इस वीडियो को मैं कल कंटिन्यू करूंगा और इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस क्वेश्चन का भी आप आंसर कमेंट में बताएंगे। बाकी चीज़ें कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।